हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मतलब बेसिकली हमारा जो फोकस रहने वाला है ना, वो इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे रहने वाला है कि हम लोग इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। और लास्ट में एक छोटा सा हम लोग टॉपिक देखेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की बात करते हैं। जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? तो C प्लस I। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? ऑटोनोमस होना चाहिए। दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम। इनकम में कितना भी चेंज आए, इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी चेंज आना चाहिए नहीं। कंजम्पशन की जब मैं बात करता हूं तो कंजम्पशन मिनिमम लेवल पे कुछ रहा होगा, ये हमारा कंजम्पशन है। और एग्रीगेट डिमांड हमने देखा था, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस I। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमेशा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, इस तरीके से AD इज इक्वल टू C प्लस I। ये याद है सभी लोगों को? अब ये तो हुआ एग्रीगेट डिमांड। उसी तरीके से हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, वो हमने देखा था एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं, मैंने एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम बताया था इनकम। और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होना चाहिए? वो होना चाहिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ये हो चुका है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का कर्व। एक हमने देखा एग्रीगेट डिमांड, एक हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई। जो नेक्स्ट अब हमको देखना है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ADAS अप्रोच से, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। दोनों ही चीजें जहां पर इक्वल होगी, इंटरसेक्ट होगा, वहां पे क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एग्रीगेट डिमांड की जब मैं बात करता हूं, एग्रीगेट डिमांड का हमेशा एक मिनिमम पॉइंट होता है। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? बहुत सिंपल है, जहां पे ADAS दोनों इंटरसेक्ट होंगे, वहां पे क्या आ जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और किसी भी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो से फॉर एग्जांपल M लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पे इक्विलिब्रियम है उतना हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब ये डिटरमाइन करना तो बहुत ईजी था, बट हम लोगों को ये भी देखना होगा कि अभी इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे। हर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे ही ऑपरेट करने का सोचती है। ना हम इससे आगे जाने के बारे में सोचेंगे और ना ही इससे पहले के बारे में। अगर मैं इससे आगे जाने की बात करता हूं, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब सोच के देखो, जब सप्लाई ज्यादा है उसका मतलब प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ज्यादा है। हमको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि अनडिजायर्ड स्टॉक है। अगर हम लोग प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, उसका मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, मुझे प्रोडक्शन कम करना है। अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी कम, और अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम भी कम। सो इससे अच्छा बेटर क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बेटर है। अगर इससे पहले की बात करते हैं, वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब मैंने सोचा, प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि यार डिमांड ज्यादा है, मैं क्या करूंगा? ज्यादा सप्लाई करूंगा। अगर सप्लाई ज्यादा कर रहा हूं, उसका मतलब मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, स्टॉक इंक्रीज कर रहा हूं। और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। मतलब अगेन हम लोग धीरे धीरे कहां पे आ जाएंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। उसका मतलब है, अगर हम लोग देखें तो हर इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमेशा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट करने का सोचेगी। ना हम उससे आगे जाने के बारे में सोचते हैं और ना ही उससे पहले के बारे में सोचेंगे। अब एग्जाम में जब भी हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है, पूछते हैं एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, तो उस टाइम पे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोगों को कौन सी चीजें ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे? तो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड पॉइंट में कहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आता है। फोर्थ पॉइंट क्या ड्रॉ करना है? तो ड्रॉ डायग्राम।
फिफ्थ पॉइंट, explanation of diagram. Sixth point, when aggregate supply is greater than aggregate demand. And last, when aggregate supply is less than aggregate demand. ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट बेसिकली इस आंसर के अंदर हम लोग इतनी चीजें क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम कहां पर आता है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कब ग्रेटर है, कब लेस देन है, इन सब चीजों को, बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करना है। सो ये सबसे पहले हमारा जो अप्रोच है वो याद रखेंगे। ये कौन सा अप्रोच है हमारा, एडीएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। आई होप पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। सो अब हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच तो देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और एक चीज याद रखनी है, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो डिराइव किस में से हुआ है, तो एडीएस अप्रोच में से ही डिराइव हुआ है। हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था, C+I। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम, हमारी इनकम हमेशा दो ही पार्ट में डिवाइड हो सकती है, या तो कंजम्पशन में या तो सेविंग में। इनकम को या तो कंज्यूम कर सकता हूं या सेव कर सकता हूं। अब अगर इसको कैंसिल करें तो क्या बचता है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो बेसिकली जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो डिराइव किस में से हुआ है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में से। अब हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की जब बात करते हैं तो डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। सेविंग की बात करते हैं, सेविंग याद होनी चाहिए। सेविंग हमेशा पहले क्या होती थी, नेगेटिव, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज कांस्टेंट। इनकम में कितना भी चेंज आए लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आना चाहिए नहीं। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, तो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट होगा वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इकोनॉमी इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के बारे में सोचेगी। ऑलमोस्ट सिमिलर है एडीएस के साथ। अब यहां पे भी सेम, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी इकोनॉमी अगेन कहां पे ऑपरेट करने के बारे में सोचेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ना तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से आगे जाने के बारे में सोच रही है और ना ही इक्विलिब्रियम से पहले। और जब मैं एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं तो याद रखना, एक्सप्लेनेशन पूरा सेम ही रहने वाला है, जो एडीएस में किया था वही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इस अप्रोच को डिराइव कहां से किया है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में से। तो यहां पे भी अगर सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, उसका मतलब है यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है, तो अब प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज सोच के देखो, सेविंग ज्यादा है उसका मतलब प्रोड्यूसर ने सोचा था कि लोग खर्चा करेंगे लेकिन लोगों ने खर्चा नहीं किया, लोगों ने सेव किया है, मतलब प्रोड्यूसर के पास स्टॉक पड़ा रह गया, अनडिजायर्ड स्टॉक है। तो अब प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट भी कम, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम भी कम। इक्विलिब्रियम से पहले की बात करते हैं, हमने सोचा था कि लोग सेव करेंगे लेकिन लोगों ने सेव नहीं किया, लोगों ने खर्च किया है, सेविंग बहुत कम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कॉमन रहेगा, एडीएस अप्रोच में भी और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी, दोनों में कॉमन है। अगेन जब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वही पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जो हमने देखा था। मीनिंग ऑफ सेविंग, सेकेंड पॉइंट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, फोर्थ पॉइंट ड्रॉ डायग्राम, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, when saving is greater than investment, and last point, when
सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये 6-7 अलग अलग पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग हमारे पूरे आंसर को क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हमने इक्विलिब्रियम में दो सबसे मेजर टॉपिक्स देखे हैं, ADAS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में से कोई भी एक अप्रोच आने का चांस एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सभी को क्लियर होना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जो टॉपिक हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बेसिकली हमें यह देखना है कि हमने किसी प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्ट किया था और उसके सामने कितना हमें रिटर्न मिला है। अगेन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट कितनी पर्टिकुलर अमाउंट की है और उसके सामने कितना हमें पर्टिकुलर रिटर्न मिलने वाला है। और याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के से, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इनकम, वाई का मतलब क्या है, इनकम है, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। सो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। से फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे इनकम को 500 रखते हैं और इन्वेस्टमेंट को 100, आंसर क्या है हमारा 5। अब इस 5 का मतलब क्या है, 5 टाइम्स का मतलब है कि हम लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था किसी प्रोजेक्ट में उससे 5 टाइम्स रिटर्न मिला है, हमें 5 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है। सो वो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, एमपीसी। किसके साथ है, एमपीसी के साथ है। और उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे K = 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी के साथ किसका रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। और अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, K = 1/MPS। क्यों, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था 1 में से एमपीसी को मैं माइनस कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑब्वियस बात है एमपीएस ही आएगा। सो जितना ज्यादा हमारा एमपीसी की वैल्यू होती है उतना ही हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और एग्जाम में हमको जो न्यूमेरिकल आता है उसमें याद रखना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर ये। जो भी मिसिंग वैल्यू है उसके हिसाब से चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो तरीके से है, एक होता है फॉरवर्ड मल्टीप्लायर और एक होता है बैकवर्ड मल्टीप्लायर। सो याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, और नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, तो वो होता है बैकवर्ड मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का मतलब है कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे बहुत ज्यादा हमें इनकम मिल रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे ये एग्जांपल हमने जो देखा 5 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है, वो क्या है, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर है। बैकवर्ड मल्टीप्लायर, बैकवर्ड मल्टीप्लायर का मतलब है कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उससे भी कम रिटर्न मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे, अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, अगर कम रिटर्न मिलता है तो बैकवर्ड मल्टीप्लायर। इतना क्लियर? सो यहां तक हमारा वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम टॉपिक को कवर किया है, ADAS अप्रोच, नेक्स्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।